दोस्तों, आप लोगों को तो याद ही होगा कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि शाहरुख खान से 40 करोड़ रुपए मांगे गए थे आर्यन खान को छोड़ने के लिए, जो शाहरुख खान ने देने से मना कर दिया था। और आज इस बात का खुलासा हो गया है कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाया गया था शाहरुख खान से 40 करोड़ रुपए लेने के लिए, जो उन्होंने देने से मना कर दिया था, और इसीलिए ये पूरा रायता फैला। अब मैं आपको इस पूरे खेल को सबूतों के साथ समझाऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपकी नजरों में ये केस बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। पहले दिन पर चलते हैं, जब केपी गोसावी की सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई तो एनसीबी के हेड ऑफिस ने दिल्ली से एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि एनसीबी इस आदमी को नहीं जानती, ना ही ये आदमी एनसीबी में काम करता है और ना ही एनसीबी का इससे कतई कोई लेना देना है। लेकिन क्योंकि फोटो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई जो एनसीबी के हेड ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है वो सही नहीं है, तो फिर समीर वानखेड़े साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि भाई उस आदमी से एनसीबी का कोई लेना देना नहीं है, एनसीबी ने उस आदमी को पंचनामे के लिए बुलाया था। तो गड़बड़ तो वहीं से शुरू हो गई थी कि भाई देश की इतनी बड़ी एजेंसी एनसीबी दो स्टेटमेंट्स कैसे दे सकती है। दिल्ली का हेड ऑफिस कह रहा है कि एनसीबी उसको नहीं जानती और एनसीबी का मुंबई ऑफिस कह रहा है कि नहीं, उसको पंचनामे के लिए बुलाया था। और आज आपको उन दोनों ही स्टेटमेंट्स पर हंसी आ रही होगी। आर्यन खान के केस में जो एक इंडिपेंडेंट गवाह है, एक पंच है, उसका नाम है प्रभाकर, और उसने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसने जो बताया है वो मैं एक दफा यहां रिपीट कर देता हूं। प्रभाकर ने बताया कि 1 अक्टूबर की शाम को तकरीबन 9:45 बजे केपी ने गुजरात से उसको फोन किया था कि हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं और कल सुबह को तुम रेडी रहना क्योंकि एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन पे काम करना है। तो इससे प्रतीत यह होता है कि गुजरात में किसी पॉलिटिशियन ने मनीष भानुशाली को सुपारी दी गई थी। मनीष ने प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसाई को हायर किया था और इसलिए वो दोनों 1 अक्टूबर को गुजरात में एक साथ थे। यानी इसकी पूरी रूपरेखा गुजरात में तैयार की गई थी और इस प्लान को अंजाम देने के लिए केपी और मनीष दोनों ही 1 अक्टूबर की शाम को 9:45 बजे गुजरात से मुंबई के लिए निकल गए थे। 2 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये लोग मुंबई पहुंच गए थे और ये दोनों लोग सीधे ही एनसीबी के ऑफिस जाकर समीर वानखेड़े साहब से मिल चुके थे। एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। जब तक घर का आदमी कोई दुश्मन के साथ नहीं मिलेगा तो दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे कि मैंने बताया कि मनीष ने केपी को हायर किया था और केपी ने आर्यन खान के 3 दोस्तों को तोड़ लिया था, अपने पाले में मिला लिया था। लीगली मैं आर्यन के उन 3 दोस्तों का नाम यहां नहीं बता सकता, लेकिन वो तीनों ही नाम आपको मीडिया में सब जगह मिल जाएंगे। तो सुबह तकरीबन 10 बजे केपी और मनीष एनसीबी के ऑफिस से अपनी गाड़ी में निकले और उनके पीछे पीछे सरकारी गाड़ी में समीर वानखेड़े साहब भी निकले और ये लोग सीधे मुंबई पोर्ट पर वहां गए जहां से शाम को क्रूज निकलने वाला था, जिस पर तकरीबन 1800 लोग पार्टी करने के लिए जाने वाले थे। यानी ये पहचान कर ली गई थी कि भाई 1800 लोगों में से कौन से 10 लोगों को टारगेट करना है और किनको पकड़ना है। और एनसीबी ने 2 तारीख की सुबह से ही ये तैयारी करनी शुरू कर दी थी मनीष और केपी के साथ मिलकर। दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे केपी ने प्रभाकर को फोन करके कहा कि भाई कुछ पानी की बोतल्स, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, कुछ समोसे, फ्रेंच फ्राइज लेकर के आ जा। प्रभाकर ये सब खरीद कर लाया, केपी को दिए, मनीष को दिए और समीर वानखेड़े साहब को भी दिए। ऐसा प्रभाकर ने अपने इंटरव्यू और एफिडेविट में बताया है। किरण गोसावी सर का कॉल है तो मुझे बोला अपने को फ्रैंकीज वगैरह लेना है, वो साथ में हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया। इसके बाद केपी ने प्रभाकर को गेट के बाहर रुकने के लिए बोला और उसको 10 फोटोज भेजे और उसको बताया कि ये लोग बसों में आ रहे हैं और कार में आ रहे हैं और जैसे ही ये लोग गेट पर पहुंचेंगे इनको पहचान कर तुम मुझे फोन करके बताना। मैं थोड़ी देर में तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ, बस में बैठ के यहाँ पर आएंगे, जैसे तू रिकॉग्नाइज करता है मतलब पहचान लेता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। यानी ये लोग आर्यन और बाकी उसके दोस्त थे। यानी कि एनसीबी को इससे कतई कोई लेना देना नहीं था कि बाकी क्रूज पर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है,
कौन पार्टी करने वाला है, क्रूज पर ड्रग्स का यूज होगा या नहीं होगा, क्रूज पर ड्रग्स बिकेगी या नहीं बिकेगी। और जैसे ही आर्यन और उसके दोस्त टर्मिनल गेट पर पहुंचे वैसे ही इन लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया। यानी जो एनसीबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा वैसा कुछ नहीं हुआ। एनसीबी ने कहा था कि क्रूज पर छापा मारा गया, 7-8 घंटे सर्च की गई थी और बहुत लोगों की तलाशी ली गई थी। एक्चुअली एनसीबी को ना रेड मारनी थी ना किसी और की तलाशी लेनी थी। एनसीबी को तो इन्हीं 10-12 लोगों को अरेस्ट करना था और शाम को तकरीबन 10:30 बजे से पहले ही इन लोगों को अरेस्ट करके एनसीबी के ऑफिस लाया गया था। और लाते हुए तो इन वीडियोस में देखा जा सकता है। आर्यन को केपी एनसीबी के ऑफिस ले जा रहा है और मनीष अरबाज को एनसीबी के ऑफिस ले जा रहा है। यानी कि तकरीबन 10 बजे तक इनको एनसीबी के ऑफिस लाया गया और फिर तोड़पानी शुरू हो गया। आप देखिए केपी कैसे आर्यन की बात किसी से करा रहा है। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि शाहरुख खान से 40 करोड़ रुपए मांगे गए थे। हमेशा हर फिरौती के केस में ऐसा ही होता है कि पहले बहुत बड़ी अमाउंट मांगी जाती है, जब बड़ी अमाउंट नहीं मिलती तो फिर कुछ कम किया जाता है, फिर और कम किया जाता है। यहां प्रभाकर ने बताया कि शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे, यानी 40 करोड़ रुपए मांगे गए होंगे और फिर डिस्कशन होते होते 25 करोड़ पे बात सेटल हुई होगी कि भाई 25 करोड़ लास्ट है, 25 करोड़ आप दे दो। लेकिन एसआरके ने शायद 25 देने से भी मना कर दिया था, तो इन लोगों ने फाइनल अमाउंट रखी थी 18 करोड़ कि भाई 18 करोड़ रुपए आप हमें दे दो। प्रभाकर ने ऐसा बताया कि इन 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर को मिलने वाले थे और 10 करोड़ केपी, मनीष और बाकी लोग बांटने वाले थे। लास्ट 18 में फाइनल करके, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है, बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। और आप इनकी शक्ल से ही देख सकते हैं कि सब 2 रुपीज पीपल हैं, तो इनके लिए तो करोड़ों रुपए मतलब बहुत बड़ी चीज थी। भाई केपी जो 1-2 लाख रुपए की ठगी करता घूमता था, अगर उसको करोड़ रुपए मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो जाहिर सी बात है उस वक्त ये सब लोग बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि इनको इतना यकीन तो था कि यार एसआरके बहुत बड़ा आदमी है और अपने बेटे के लिए 18-20 करोड़ रुपए तो दे ही सकता है और गारंटीड देगा। तो यानी कि ये सब खुश थे कि भाई जिंदगी बन गई। बट इनको यह पता नहीं था कि इनकी कुंडली में राहु केतु प्रवेश कर चुका है, इनका बुरा वक्त चालू हो गया है। अब प्रभाकर को एनसीबी के ऑफिस में बुलाया जाता है और उससे 9 से 10 पेपर पर साइन कराए जाते हैं जो सारे ब्लैंक थे। सर पूरा ब्लैंक है, क्या करूं? साइन करे काय ना हो, लाइकली 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि प्रभाकर विटनेस नंबर 1 है आर्यन खान के केस का। तो यानी जो पंचनामा बना है उस पे प्रभाकर के साइन है और प्रभाकर यह कह रहा है कि मुझसे तो कोरे कागज पर साइन कराए गए थे और वो भी एनसीबी के ऑफिस में। कानून यह कहता है कि जब रेड क्रूज पर की गई थी, जब आर्यन और उसके दोस्तों को वहां पकड़ा गया था, तो पंचनामा वहां बनना चाहिए था। यानी पंचनामा वहां नहीं बना, एनसीबी के ऑफिस में बना। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि भाई जो ड्रग्स आर्यन के दोस्तों के पास से मिली 5 ग्राम और 6 ग्राम वो उन्हीं की थी, वो उनके पास थी। जब क्रूज पर पंचनामा बना ही नहीं, जब पंचनामा एनसीबी के ऑफिस में बना है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 5 ग्राम 6 ग्राम होता ही क्या है? हो सकता है कि उनके कपड़ों में रख दिया गया हो, उनके बैग में रख दिया गया हो, उनकी पॉकेट में डाल दिया गया हो। खैर ये सब सेटलमेंट होते होते, तोड़पानी होते होते सुबह के 4:30 बज जाते हैं। अब 4:30 बजे एक और आदमी की एंट्री होती है, सैम डिसूजा। हो सकता है कि वो किसी और को जानता हो और कोई और आगे बात कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट एसआरके की मैनेजर पूजा ददलानी से बात कर रहा हो। अब सैम डिसूजा, केपी गोसाई और प्रभाकर एनसीबी के ऑफिस से निकलते हैं और लोअर प्रेल पहुंचते हैं। लोअर प्रेल में बिग बाजार पर वेट करते हैं। बिग बाजार पर एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है जिसमें से पूजा ददलानी उतरती है। पूजा, केपी और सैम 15 मिनट तक बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है ये बात फिरौती के बारे में ही हुई होगी और आर्यन खान को छुड़ाने के बारे में ही हुई होगी। 3 तारीख की सुबह तकरीबन 9:45 बजे केपी ने प्रभाकर से जाने को कहा ताड़देव मार्केट में इंडियाना होटल पर। ताड़देव रोड पे तुझे एक गाड़ी मिलेगी, मैं वो गाड़ी नंबर देता हूँ थोड़ी देर में, वहां से तेरे को 50 लाख उठाना है। प्रभाकर वहां वेट कर रहा था, तभी एक व्हाइट कलर की कार आई जिसका नंबर था 5102।
उसमें से कोई आदमी उतरा और उसने बैग दिया जिसमें 50 लाख रुपए कैश थे। ये पैसे लेकर प्रभाकर सीधा केपी के घर गया और उसने देखा कि केपी अपने बैग्स पैक कर रहा था, कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यानी केपी को पहले से ही पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो इससे पहले कि वो फंस जाए उसको इंडिया छोड़कर भाग जाना चाहिए। और उसकी समझ में यह भी आ गया था कि बस जो पैसे मिलने थे वो मिल चुके हैं, इसके आगे कुछ मिलने वाला है नहीं। जो प्लानिंग हुई थी कि भाई 40 करोड़ मिल जाएंगे, 30 करोड़ मिल जाएंगे, 25 करोड़ मिल जाएंगे, लास्ट 18 करोड़ मिल जाएंगे, वो नहीं मिलने वाले। यानी 8 करोड़ जिनको मिलने वाले थे उनको भी नहीं मिलेंगे और जो 10 करोड़ रुपए ये सब बांटने वाले थे, रातों रात करोड़पति बनने वाले थे, वो भी नहीं होने वाला। तो जाहिर सी बात है अब ये सब आपस में लड़ने वाले थे। तो केपी की समझ में यही आ रहा होगा कि भाई आपस में लड़ाई होने से पहले ही मुझे इंडिया छोड़कर भाग जाना चाहिए। खैर उसी दिन शाम को केपी ने प्रभाकर को फिर फोन किया और वाशी में मिलने के लिए कहा। वो लोग इन ऑर्बिट मॉल पर मिले। वहां केपी ने प्रभात को एक बैग दिया और उसको कहा कि ये जाकर सैम को दे दे। फिर उन्होंने इन ऑर्बिट मॉल के इधर बोले, तो उन्होंने वापस वो बैग दिया मेरे पास, पॉलीथीन जिसमें पैसे थे। शाम को तकरीबन 6:15 बजे प्रभात उस बैग को लेकर होटल ट्रिडेंट पर पहुंचा जहां सैम उसको मिला। पैसों की गिनती हुई और उस बैग में 38 लाख रुपीस थे। मैंने उनको पैसे का पॉलीथीन दिया, उन्होंने क्रिस्टा में पूरा कैश गिना तो उसमें 38 लाख निकला। यानी कि जो 50 लाख रुपए इनको मिले थे उसमें से 12 लाख केपी ने रख लिए और 38 लाख सैम के हिस्से में आए। ये सब कुछ प्रभात ने अपने एफिडेविट में भी बताया है और जो न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है उसमें भी बताया है। तो अब मैं शुरू से आखिर तक की कहानी आपको बता देता हूं। गुजरात में किसी मिनिस्टर ने मनीष को सुपारी दी। मनीष ने प्राइवेट डिटेक्टिव गोसावी को हायर किया। गोसावी ने आर्यन खान के 3 दोस्तों को तोड़ा। वही 3 दोस्त मनीष और गोसावी को खबर दे रहे थे। मनीष और केपी एनसीबी के ऑफिस पहुंचे, वहां समीर वानखेड़े से बात की, समीर साहब को कॉन्फिडेंस में लिया और उनको लेकर उस टर्मिनल पर पहुंचे जहां से क्रूज निकलने वाला था। मेरे पास नई नई जानकारी आ रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए। जैसे कि मनीष ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनको पल पल की खबर मिल रही थी जबकि एनसीबी को नहीं मिल रही थी। बिल्कुल करेक्ट था, उसकी बात बिल्कुल सही थी। यानी जो आर्यन खान के 3 दोस्त थे वो केपी और मनीष को पल पल की खबर दे रहे थे कि अब आर्यन खान कहां पहुंचा, कौन सी गाड़ी में आ रहा है। और जैसे ही आर्यन अपने दोस्तों के साथ टर्मिनल पर पहुंचा उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको एनसीबी ऑफिस लाया गया और 2 तारीख से लेकर 3 तारीख की दोपहर तक तोड़ पानी करने की कोशिश की गई। 18-20 करोड़ रुपए की फिरौती लेने की कोशिश की गई। एसआरके ने पैसे देने से मना कर दिया, रायता फैल गया और 3 तारीख की दोपहर में एनसीबी ने ऑफिशियली आर्यन और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया। आज की तारीख में प्रभाकर जो आर्यन खान का नंबर 1 विटनेस है वो सरकारी गवाह बन चुका है। केपी देश छोड़कर मलेशिया भाग चुका है और आर्यन अपने दोस्तों के साथ पिछले 20 दिन से जेल में है। लेकिन मैं केपी टकले की हिम्मत की दाद देता हूं कि सीधा ही हाथ भी डाला तो एसआरके के बेटे पर। इसने तो दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे लगता है ऐसा तो कभी दाऊद इब्राहिम ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई सीधा ही एसआरके के बेटे पर हाथ डालना है और एसआरके से 40-50 करोड़ रुपए ऐंठने हैं। अब इस केस को जो भी आपको समझना है वो समझिए। ये ड्रग्स केस है, ये फिरौती का केस है, ये एसआरके को हरास करने का केस है। बट मेरी समझ में जो आता है वो सिर्फ ये है कि केपी और उसके गैंग को पूरी उम्मीद थी कि एसआरके अपने बेटे को छुड़ाने के लिए 20-25 करोड़ रुपए दे देगा और हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बट इनका वक्त खराब था, जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं और आज सब भागे भागे फिर रहे हैं। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फौरन कर लो यार। और वो घंटी तो दबा दो भाई। घंटे आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? बात समझने की कोशिश करो यार।